संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर 2 दिन जमकर बहस हुई है और अब बारी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब की। आज शाम को 4 बजे प्रधानमंत्री मोदी इस बहस पर जवाब देंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन किन मुद्दों पर अपने जवाब दे सकते हैं, किन किन मसलों को छू सकते हैं और किन मुद्दों पर विपक्ष की खबर भी ले सकते हैं। प्रधानमंत्री अपनी आंख में मेरी आंख भी नहीं डाल सकते। पूरे 5 साल बाद एक बार फिर मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है और आज 5 साल के बाद एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अविश्वास प्रस्ताव पर बहस का जवाब देंगे। यूं तो विपक्ष ने मणिपुर के मुद्दे पर सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए यह अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन जब इसी सदन में प्रधानमंत्री बोलने खड़े होंगे तो जाहिर है वो अपना जवाब सिर्फ मणिपुर तक सीमित नहीं रखेंगे। पूरी उम्मीद है कि पीएम मणिपुर पर तो विपक्ष के हर सवाल का जवाब देंगे ही, साथ ही उनके भाषण में हर वो मुद्दा होगा जो देश से जुड़ा है, हर वो बात होगी जिसका आखिरी सिरा उनकी सरकार के 9 साल के कामकाज से जुड़ा दिखेगा। पीएम के भाषण में सरकार की उपलब्धियां भी होंगी और साथ में होंगे विपक्ष पर वार। बीजेपी के नेता पीएम के भाषण को लेकर उत्साहित हैं। हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री वो करेंगे, वो जनता के खुलासा कर देंगे, उनका कांग्रेस का पोल खोल देंगे। इंडिया जो नया नाम लिया इसके बारे में क्या साजिश है, किस लिए लिया, वो अपना अपना प्रति अविश्वास है, अपना गुट के प्रति अविश्वास है, कौन कौन उनका साथ है, इसलिए ये लाया है। पीएम मोदी अपनी 9 साल की उपलब्धियों का बखान करेंगे। हम आपको बताते हैं कि पीएम मोदी अपने संबोधन में किन किन बातों का जिक्र कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण, नए संसद भवन का निर्माण, भारत बना 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, जल्द ही भारत को टॉप 3 अर्थव्यवस्था में शामिल करने का वादा। इसके अलावा पीएम मोदी अपनी कई योजनाओं का जिक्र कर सकते हैं, जैसे उज्ज्वला योजना, जिसके तहत अप्रैल 2022 तक इस योजना में 9 करोड़ से ज्यादा एलपीजी कनेक्शन बांटे जा चुके थे। पीएम गरीब कल्याण योजना, कोविड काल में शुरू हुई इस योजना के तहत सरकार का दावा है कि करीब 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। अब बात पीएम किसान सम्मान निधि योजना की, जिसके तहत हर साल सरकार किसानों के बैंक खातों में 6,000 रुपए जमा करती है और जनधन योजना के तहत करीब 49 करोड़ से ज्यादा गरीबों के बैंक खाते खोले जा चुके हैं। बीजेपी जानती है कि विपक्ष के खिलाफ उनके पास सबसे दमदार और सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी पीएम मोदी ही हैं और आज मोदी फिर अपने तेवर और अंदाज में दिखेंगे। दिल्ली से मौसम सिंह और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। अविश्वास प्रस्ताव पर दूसरे दिन की बहस में भी दिग्गज नेताओं ने शब्दों के खूब बाण चलाए। पहले राहुल गांधी ने मणिपुर पर सरकार को घेरा, स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के हर सवाल का जवाब दिया। इसके बाद अमित शाह ने 2 घंटे के मैराथन भाषण में मणिपुर पर जवाब देने के साथ साथ 24 के रण का खाका भी खींच दिया। भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माँ की हत्या की बात की और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर तालियां बजाती रही। 3, 4, 5 मैं पूरे देश को बताना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री ने रात को 4 बजे भी मुझे फोन किया है और दूसरे दिन 6:30 बजे मुझे फोन से उठाया भी इस देश के प्रधानमंत्री। मोदी सरकार के खिलाफ पेश अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में बहस के दूसरे दिन विपक्ष और सत्ता पक्ष के नेता आक्रामक दिखे, जमकर एक दूसरे पर वार किए गए और सियासी महाभारत में बढ़त लेने की कोशिश की। सांसद ही बहाल होने के बाद पहली बार राहुल बोलने खड़े हुए तो उन्होंने मणिपुर को लेकर मोदी सरकार पर करारे वार किए। अपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो। राहुल ने मणिपुर पर मोदी सरकार पर नाकामी के संगीन इल्जाम लगाए तो कुछ देर बाद बारी थी उनको जवाब मिलने की।
राहुल तो तब तक बांसवाड़ा के लिए रवाना हो चुके थे, लेकिन स्मृति ईरानी ने राहुल के हर आरोप का जवाब दिया। मैं आज हिंदुस्तानी होने के नाते कहती हूँ, मणिपुर खंडित नहीं है, विभाजित नहीं है, मेरे देश का अंग है। और संसद की पिच पर अविश्वास प्रस्ताव के मैच में सबसे धुआंधार बैटिंग कर रहे गृह मंत्री अमित शाह के 2 घंटे से ज्यादा के अपने भाषण में अमित शाह ने पहली बार मणिपुर पर विस्तार से हर सवाल का जवाब दिया, हिंसा की वजह गिनाई और हालात पर काबू पाने के लिए की जा रही कोशिशों का पूरा ब्यौरा दिया। मान्यवर 3 दिन तक लगातार हमने यहां से काम करने का काम किया, 16 वीडियो कॉन्फ्रेंस करी, 36,000 लोग सिक्योरिटी फोर्सेस सीएपीएफ के वहां पहुंचाए, वायुसेना के विमानों का उपयोग किया, चीफ सेक्रेटरी बदल दिया गया, डीजीपी बदल दिया गया, सुरक्षा एडवाइजर भेज दिया गया। अविश्वास प्रस्ताव के मूल में मणिपुर का मुद्दा ही था। विपक्ष ने भी हर सवाल पूछा और शाह ने भी सरकार की तरफ से हर सवाल का जवाब दिया। अब सबकी निगाहें पीएम मोदी के भाषण पर हैं। आज तक ब्यूरो। संसद में बीजेपी की महिला सांसदों ने राहुल पर सदन में अभद्रता का आरोप लगाया और आरोप है कि राहुल ने फ्लाइंग किस की, जिसको लेकर बवाल हो गया। लोकसभा स्पीकर से बीजेपी की 22 महिला सांसदों ने शिकायत की और राहुल के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की। हालांकि सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने सफाई दी है कि जब राहुल गांधी सदन से बाहर निकल रहे थे तो उनके कुछ कागज गिर गए, उनको उठाने के लिए वो नीचे झुके तो बीजेपी के सांसद हंसने लगे। उस पर राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस दे दी। ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का आज 8वां दिन और आज भी सर्वे जारी रहेगा। और इस बीच में अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने वाराणसी जिला न्यायालय में याचिका दायर करके मीडिया कवरेज पर रोक लगाने की मांग की। इस पर कोर्ट ने कहा कि एएसआई सर्वे को लेकर मीडिया जो भी दिखा रहा है उसमें साक्ष्य पर बात ना हो। मीडिया अपनी बात रख सकता है लेकिन साक्ष्य को लेकर खबरें ना चलाई जाएं। नूह हिंसा मामले में 11 और आरोपी गिरफ्तार किए गए। अब तक 199 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं और ये आरोपी नूह और आसपास के इलाकों से पकड़े गए। पुलिस के मुताबिक हिंसा में शामिल कुछ मास्टरमाइंड की भी पहचान हो चुकी है और जल्द ही उनको पकड़ा जाएगा। पुलिस ने यह भी कहा कि हिंसा के पीछे बड़ी साजिश का पता चला है। दूसरे आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। वर्ल्ड ट्राइबल डे पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि राज्य में जातीय जनगणना कराई जाएगी। राजस्थान में वर्तमान में जारी अन्य पिछड़े वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए आरक्षण भी बढ़ाकर 27% किया जाएगा। ये 6% आरक्षण ओबीसी की अति पिछड़ी जातियों को मिलेगा और ओबीसी वर्ग में अति पिछड़ी जातियों की पहचान के लिए ओबीसी आयोग द्वारा सर्वे किया जाएगा और आयोग समयबद्ध तरीके से रिपोर्ट भी देगा। एससी एसटी के विभिन्न संगठन भी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की मांग लगातार कर रहे हैं। पूर्णिया में लगातार बाढ़ के चलते बड़ा नुकसान हुआ और बाढ़ की वजह से कम 4 बड़े रास्ते पूरी तरह कट गए हैं। कई गांवों का संपर्क शहर से कट गया है। मेन रोड टूट जाने से क्षेत्र में जनजीवन अस्त व्यस्त है। कैसी सड़क टूट कर बह गई है जिसको बने हुए साल भर भी नहीं हुआ था। पूर्णिया के जिला अस्पताल में भी पानी भर गया है। मरीजों के बेड के नीचे 2-2 फुट तक पानी भरा हुआ है। अस्पताल की छत भी टपक रही है। उधम सिंह नगर में भारी बारिश के चलते तेज बहाव आया और तेज बहाव के चलते नेशनल हाईवे पर ढेला नदी पर बना हुआ पुल टूट गया और इसके टूटने से हरिद्वार और देहरादून का संपर्क कट गया है। गनीमत रही कि इस दौरान पुल से कोई भी गुजर नहीं रहा था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी मौके पर हैं और ग्रामीणों का आरोप है कि पुल को बनाने में क्वालिटी से समझौता तो किया गया है, गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य रहा। उत्तराखंड के कोटद्वार में बीते 3 दिनों से भारी बारिश के बाद से खोह नदी में बाढ़ है और नदी के किनारे बने हुए कई घर नदी में समा गए। काशीरामपुर तल्ला क्षेत्र में जमकर तबाही हुई है। 10 से 15 मकान नदी में समा गए। इस दौरान लोगों ने भागकर अपनी जान बचा ली तो घर में रखा हुआ सारा सामान बह गया। कुछ लोगों के पास खाने तक के लिए यहां पर कुछ नहीं बचा। प्रशासन की टीमें पहुंचकर हालात का जायजा ले रही हैं। बिहार के मुंगेर में लगातार 3 दिनों में बारिश के चलते पूरा शहर बाढ़ की चपेट में। सड़कों पर 3-3 फीट तक पानी भरा हुआ है। मुंगेर में कई जगहों पर सड़कों पर पेड़ गिर गए हैं, वहां पर गाड़ियां फंस गई। कुछ जगहों पर सड़कों पर इतना पानी भरा हुआ है कि पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि सड़क को पार करने के लिए रस्सी की मदद देनी पड़ रही है। आसपास के नालों का पानी भी घरों में घुस रहा है। मुंगेर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ है और ये
खतरा भी लगातार बना हुआ है। बाढ़ और बारिश के चलते हाजीपुर की सूरत भी बिगड़ चुकी है। सरकारी अस्पताल की तस्वीर आप देखिए, पानी घुस गया अस्पताल में, मरीज बेहाल हैं। मरीजों से भरे हुए वार्ड, ऑपरेशन थिएटर, डॉक्टर्स की ड्यूटी रूम में पानी भरा हुआ है। पीएम केयर की महंगी महंगी मशीनें पानी में डूबी हुई हैं। ऑपरेशन थिएटर और दवाइयां सब पानी में डूबे हुए हैं। पूरा अस्पताल परिसर झील जैसा दिख रहा है। लोग कह रहे हैं कि पानी निकासी का इंतजाम इतना लचर है कि हर साल यहां पर यही हाल होता है। करोड़ों रुपए स्वाहा।